सर बैक ऑफ द कैमरा मेरी कल आपसे बात हुई और आपने बोला था कि मैंने भी एक लाइब्रेरी से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। वो सफ़र कैसे याद करते हैं आप? कई बार गिव अप करने का भी मन होता है, मगर लाइफ में जितनी परेशानियाँ होती हैं वो आपको उतना ही सिखाती हैं। तो बढ़ते गए, आज काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है कोचिंग से। जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई शुरू की थी, आप कितना समय देते थे? युवा सबसे बड़ी गलती करता है, गोल सेट नहीं करता है। यदि गोल सेट किया जाए, प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो निकाला ना जा सके। अभी सबसे बड़ा मुद्दा एक एसएससी परीक्षा की प्रणाली को लेकर है। सवाल उठ रहे हैं, छात्रों के साथ टीचर्स भी रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आपने इन खबरों को देखा होगा तो एक क्या ऐसा मन में आया कि ये शिक्षा प्रणाली या ये परीक्षा प्रणाली सही की जा सकती है? वैकेंसियाँ कम होगी चल जाएंगी, मगर वैकेंसियाँ प्रॉपर आएँ, वैकेंसियों के रिजल्ट प्रॉपर आएँ, जॉइनिंग टाइम पे हों, ये काफ़ी है, ये ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातों का सफ़र और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। आज हमारे इस एपिसोड में एक खास व्यक्ति मौजूद हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां बच्चों को कराते हैं। विदिशा में एक बड़ा भवन उन्होंने संचालित किया है जिसमें लाइब्रेरी, एसएससी, एमपीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बच्चों के लिए तैयारियां और भी ऐसी कई सुविधाएं युवाओं को दे रहे हैं और उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं ओरन मीना जी से। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गौरव जी। सर बैक ऑफ द कैमरा मेरी कल आपसे बात हुई और आपने बोला था कि मैंने भी एक लाइब्रेरी से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। वो सफ़र कैसे याद करते हैं आप? सफ़र 2013 के आसपास मैं भोपाल में रहता था, तो पहली बार मैंने मेरा एक दोस्त जाता था सेंट्रल लाइब्रेरी मौलाना आज़ाद, तो वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है। पहली बार मैंने लाइब्रेरी देखी थी, लाइब्रेरी की सुविधाएँ देखी, वहाँ काफ़ी अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे दोस्त मिले और हमने बहुत अच्छी वहाँ से पढ़ाई की। वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाते-पढ़ाते जो है बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, तो ऐसे पढ़ाने का सफ़र स्टार्ट हुआ मेरा। वहाँ से मेरे अंदर ये लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मेरे अंदर टीचर बनने का एक सपना जागृत हुआ। भोपाल से कहें विदिशा का सफ़र एक शिक्षा के क्षेत्र में आपका रहा, सबसे बड़ा पड़ाव या फिर कहें कि परेशानी आपने क्या देखी इस समय तक? सबसे बड़ी परेशानी तो कोविड 2019 में 6 मई के दिन कोचिंग की स्थापना हुई और लगभग 8 महीने के आसपास ही कोचिंग बढ़िया अच्छी चल रही थी। इसके बाद कोविड लगा और लगभग 8 से 10 महीने कोविड में पहले फर्स्ट कोविड जो था उसमें जो परेशानियाँ रहीं, वो सभी पूरा देश दुनिया जानती है और मगर परेशानियाँ सीख भी देती हैं। वहाँ से जर्नी स्टार्ट रही, मगर कई बार गिव अप करने का भी मन होता है, मगर लाइफ में जितनी परेशानियाँ होती हैं वो आपको उतना ही सिखाती हैं। तो बढ़ते गए, आज काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है कोचिंग से। जी, आज का समय कैसे याद करते हैं? कोविड के बाद एक बूस्ट अप जो आपको कहते हैं, लोगों ने बूस्टर डोज़ लगवाए लेकिन आपने शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को बूस्टर डोज़ दिया। तो वो कैसे समय बताएँगे आप? जब स्टार्टिंग जो होती है 2-3 साल तक आपको परेशानियाँ लगती हैं, मगर शुरुआत के 2-5 साल आपके लिए मेहनत रहती है, इसके बाद आप बहुत अच्छा करते हैं, रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। साथ तो सभी लोग हैं ही हमारे, सभी लोग चाहे रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त हों, चाहे जो भी जुड़े हुए लोग हैं, सभी की बहुत अच्छी हेल्प रही, जिसकी वजह से हम अभी अच्छा कर रहे हैं और अभी तो और आगे करेंगे इसको, बढ़ाएँगे इसको। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो एसएससी, एमपीपीएससी आदि की आप तैयारियाँ कराते हैं। जब आप युवाओं से संवाद करते हैं, इतने सालों से संवाद करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है सबसे बड़ी गलती युवा आखिर 1 गलती या 2 गलती क्या करता होगा? युवा सबसे बड़ी गलती करता है, गोल सेट नहीं करता है। यदि गोल सेट किया जाए, प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो निकाला ना जा सके। सभी एग्ज़ाम आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि आपका टारगेट सही है और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, एक डेडिकेशन के साथ सही मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो कठिन हो। सभी एग्ज़ाम सरल हैं। मॉडर्न ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है। आज के समय में यदि कहें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, यदि हावर्स वाइज़ हम यदि उसको आकलन करें, तो कितने घंटे आखिर पढ़ाई सफल हो सकती है? वैसे तो एजुकेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं तो सीधी-सी बात है, घरवालों ने हमारे लिए तैयारी के लिए भेजा है, तो हमारा लक्ष्य पूरे टाइम पढ़ाई के लिए होना चाहिए। अब इसमें आप चाहे रात में पढ़ो या दिन में पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टाइम आप पढ़ाई करें, मगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपने जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई शुरू की थी, आप कितना समय देते थे? मैं लगभग पढ़ता रहता था, जी। मगर मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो जीएस में था। तो काफ़ी टाइम पढ़ता था, मैं 8 से 10 घंटे एक ही सब्जेक्ट को देता था, इतना पढ़ता था। तो वो मेरा जीएस इसलिए बहुत अच्छा रहा, मैं जीएस ही सामान्य ज्ञान ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, मेरा वही सब्जेक्ट है। यदि आकलन करें आसान और कठिन का, तो किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप आसान माने या कठिन स्तर तक हम लेके जाएँ, तो कैसे आप उसको नंबरिंग करेंगे? जैसे कि कठिन एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं है, सभी एग्ज़ाम आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है। यदि आपकी स्ट्रेटजी कमज़ोर है तो कोई भी एग्ज़ाम छोटा भी हो तो वो कठिन है, और कोई एग्ज़ाम बड़ा भी है तो कई सारे लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएससी निकाल रहे हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सब लोग जानते हैं, जैसा कि यूपीएससी है और स्टेट में हमारा जो एमपीपीएससी है। जी। वो समय याद आ रहा है जब आपने पुलिस भर्ती में आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया और यहाँ तक समझ में आया कि रिज़ल्ट आने से पहले ही मिठाइयाँ बँट गई थी, लेकिन कुछ अंकों से आप थोड़े पीछे रह गए, तो क्या टीस रही थी आखिर उस समय? उस समय तो काफ़ी दुःख हुआ, सभी को होता है, कोई भी हो, मैं हूँ या और कोई भी हो, मगर वो दुःख मुझे लगता है उस दुःख की वजह से मैं आज पढ़ा रहा हूँ। मेरे जीवन में मुझे लगता है वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, और वहाँ मैंने सोचा था कि मुझे पढ़ाना है। वहाँ इसके बाद मैंने 2017 के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं दिया आज तक। 2017 के बाद मैंने 2019 से पढ़ाना यहाँ स्टार्ट किया, इससे पहले 2-3 साल पहले मैं ऑलरेडी भोपाल में पढ़ा रहा था। तो वो एक्चुअली लाइफ़ में परेशानियाँ ज़रूरी हैं। आपको जितनी भी परेशानियाँ मिलेंगी, वो आपको कहीं न कहीं आगे ही ले जा रही हैं, आपको पीछे नहीं ले जा रही हैं। आगे ले जा रही हैं। एमपी पुलिस ने एग्ज़ाम मेरा नहीं निकला, मगर वहाँ से मुझे सीख मिली और मैंने अपना मार्ग, मुझे पढ़ाना था तो मैंने उसको जारी रखा। हुँ। इस समय तक अभी तक क्या कभी बीच में ऐसा लगा कि अब ये सफ़र नहीं चुनना चाहिए, कोई दूसरा सफ़र तैयार करना चाहिए? कोई ऐसा मन में कभी विचार आया हो आपके? नहीं, नहीं, मेरा तो लक्ष्य यही है पढ़ाना, तो मैं इसी को और बेहतर करूँगा, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि विदिशा जिले का हर गाँव अभी इसकी रेंज में रहे। हर एक गाँव मतलब ज़्यादातर प्रतिभाएँ गाँव में हैं, मगर उन्हें खुद पता नहीं है कि हम एक प्रतिभाशाली हैं। सभी के अंदर क्वालिटी होती है, और हम गाँव-गाँव से ऐसे स्टूडेंट लेके आएँगे और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हम देंगे आने वाले समय में। अभी भी ऐसे कई बच्चों के सिलेक्शन हुए जो मोस्टली हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो ग्रामीण परिवेश के ही हैं। मगर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, उन्हें गाँव पे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। इसके बाद यहाँ आने के बाद या हमसे जुड़ने के बाद काफ़ी वो प्रेरित हो रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा एक एसएससी परीक्षा की प्रणाली को लेकर है। सवाल उठ रहे हैं, छात्रों के साथ टीचर्स भी रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर यदि आपने इन खबरों को देखा होगा तो एक क्या ऐसा मन में आया कि ये शिक्षा प्रणाली या ये परीक्षा प्रणाली सही की जा सकती है? सीधी-सी बात है, कोई भी जैसे देश में चुनाव के लिए प्रतिवत चरण बनाए जाते हैं, और पूरे देश में लगभग आज दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं। 18 साल से लेके 40 साल तक लगभग 37 से 40 करोड़ युवा हैं। तो दुनिया का सबसे यंगेस्ट देश है हमारा, और सीधी-सी बात है, जब चुनाव कराए जा सकते हैं टाइम पे, प्रॉपर तरीके से सभी नियुक्तियाँ हो जाती हैं, मंत्री बन जाते हैं। वैसे अ, एवरेज एसएससी में 2 करोड़ के आसपास सभी जो भी एसएससी के सभी एग्ज़ाम होते हैं, 2 करोड़ के आसपास फॉर्म डलते हैं। रेलवे में भी लगभग अभी एनटीपीसी में लगभग 1 लाख 1 करोड़ कुछ फॉर्म डले हैं, और ग्रुप डी जो है उसमें भी लगभग 1 करोड़ 31 लाख के आसपास फॉर्म डले हैं। और लगभग ऑल ओवर इंडिया में 5 करोड़ के आसपास लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी अलग-अलग परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं। तो कोई ज़्यादा नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर 60 लाख से ज़्यादा कोई अ, एस्पिरेंट नहीं है। तो आप देखेंगे तो आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। मगर ये है, वैकेंसियाँ तो कम आती हैं, और उन्हीं वैकेंसियों में यदि भ्रष्टाचार हो जाए, तो जो पढ़ने वाले ईमानदार बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक डिमोटिवेशन आता है, वो कहीं न कहीं टूटते हैं। तो सरकार को इस चीज़ को रोकना चाहिए। और जैसे अभी एसएससी में बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर दूर मिल रहे हैं, ये भी गलत बात है। एग्ज़ाम सेंटर ऑलरेडी बच्चा तैयारी कर रहा है किसके लिए? जॉब के लिए। 25-50 हज़ार जॉब के लिए वो महीने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसमें भी सरकार उनको इतना दूर सेंटर दे रही है जिसमें 10,000 15,000 रुपए उसका खर्चा आ रहा है, वो कैसे वहन करेगा? ये सबसे बड़ी चीज़ यही मानते हैं कि लोग युवा पीछे हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में या जो अभी एग्ज़ाम की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठे, उसमें आने का चीज़ मान परीक्षा प्रणाली इतना मतलब इसको प्रॉपर तरीके से यदि सरकार सुधारे, तो बच्चा और ज़्यादा पढ़ेगा, और उसको ये लगेगा, जैसे मध्य प्रदेश में पटवारी की परीक्षा जो हुई उसमें भी धांधली की बातें हैं। जी। इससे भी बच्चों के अंदर डिमोटिवेशन आया।
धीमे-धीमे कहीं न कहीं बच्चा ये सोचता है कि क्या करेंगे पढ़ाई करके, जब जब ऐसा हो रहा है देश में, राज्य में ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं बच्चे को लगता है कि टूटता है वो, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। वैकेंसियाँ प्रॉपर आना चाहिए। हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एक कैलेंडर जारी करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए कि ये वैकेंसियाँ हैं, वैकेंसियाँ कम होगी चल जाएँगी, मगर वैकेंसियाँ प्रॉपर आएँ, वैकेंसियों के रिज़ल्ट प्रॉपर आएँ, जॉइनिंग टाइम पे हों, ये काफ़ी है, ये ज़रूरी है। डिमोटिवेशन की बात करें यदि, जब परीक्षा की डेट एक्सटेंड हो जाती है या फिर कई बार बच्चे उस गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं, जब जहाँ तक उनको परीक्षा देने के लिए तैयार होना पड़ता है। जब डिमोटिवेट होता है बच्चा, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करते हैं? जैसे क्लास लगती हैं, तो हम पढ़ाने के साथ-साथ बच्चों को समझाते भी हैं। बीच-बीच में उनको उनका फीडबैक भी लेते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, ये भी पूछते हैं। कभी बच्चा फ़ेल हो रहा है, तो उसपे कुछ समझाते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार फ़ेल हो गए, 2 बार, कभी तो हम लगेंगे। जी। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन तो होगा ही। ऐसे कई बच्चे रहे जो 4 बार, 5 बार उन्हें एग्ज़ाम नहीं निकला और उसके बाद उनके 4 से 5 एग्ज़ाम एक साथ निकले। वाह! तो ऐसा भी होता है। 2025 का हाफ निकल चुका है ईयर। यदि 2025 की एंडिंग और 2026 का पूरा साल यदि हम देखें, तो कौन से ऐसे मेन एग्ज़ाम्स के बारे में आप बताएँगे जो युवाओं को तैयारी करनी चाहिए, उनका एक अच्छा भविष्य वहाँ बन सकता है? जैसे 10-12 के बाद, ख़ासतौर पे 12 के बाद जो 3 साल का जो कॉलेज के टाइम जो होता है, कॉलेज के टाइम पे हम लोग एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश पुलिस जैसे एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और निकालना कुछ नहीं, 6 महीने से 8 महीने के बीच में हम इनको तैयार कर सकते हैं। जी। हाँ। कोई एक छोटा-सा यदि कोई ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति भी हो, यदि वो कहीं शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहा है फिलहाल स्टार्टिंग एज में, तो वो आखिर से तैयारी कैसे करे? एक छोटी-सी टिप्स यदि उनको देना चाहें अपने घर पे ही। जैसे आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। यदि हम कोई इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, घर से दूर है, ये रीज़न हो सकता है, पैसे का अभाव भी हो सकता है। ये कोई कंडीशन है तो आप ऑनलाइन बहुत सस्ते कोर्स आ रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। मगर सीधी-सी बात है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, मगर आप नियमित तरीके से पढ़ेंगे तो ही आप सफल हो पाएँगे। आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ते हैं आजकल, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। युवा पीढ़ी कन्फ्यूज़ बहुत होती है। यदि 10th के बाद ही कहे कि गाइडेंस हमको भी यदि हम मैं पर्सनली कहूँ तो नहीं मिला। लेकिन गाइडेंस में यदि किस क्षेत्र में जाना है, यदि युवा खुद अपने आप को आकलन करना चाहे कि मैं किस चीज़ में परिपक्व हूँ, तो वो कैसे कोई टिप्स होती हैं क्या? क्या युवा खुद को अपने अंदर तराश सकता है? हाँ, बिल्कुल करा सकता है, मगर क्या है कि हम कोशिश करें, हमें पहले तो ये है कि हमारे सब्जेक्ट क्या है, जी। हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, कोई व्यक्ति जो नहीं भी आता है, उसको भी बार-बार प्रयास करता है, तो वो भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं एक्चुअली मैथमेटिक्स से रहा हूँ, जबकि मैं जीएस पढ़ाता हूँ, सामान्य ज्ञान का मैं शिक्षक हूँ, जबकि मेरी मेरी जो पढ़ाई रही है, वो मैथमेटिक्स से रही है। जी। जी। किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए क्या 6 महीने पूर्ण होते हैं या उससे ज़्यादा समय भी? यदि कोई एक स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम बताना चाहें आप? जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे हुआ, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम हुए, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए यदि आप पर डे 8 से 10 घंटे की स्ट्रेटजी बना के रखें, तो 6 से 8 महीने में आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सफिशिएंट टाइम है ये। कहूँ एक टीचर के बारे में यदि उनके दुःख अंदर के दुःख की नब्ज़ को छेड़ूँ, तो रिसर्च काफ़ी करनी पड़ती है। ऊपर से तो लोगों को लगता है कि टीचिंग हो चुकी है, काफ़ी आसान लगती है। लेकिन रिसर्च में जो आप समय निकालते हैं, वो कैसे समय याद करते हैं? एक चीज़ होती है कि जो टीचर होता है, वो स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करता है। जी। स्टूडेंट को जो पढ़ाया जा रहा है, उसके पर्दे के पीछे वो उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और वो हमेशा सीखता रहता है। वो इंस्टीट्यूट में है तो भी सीख रहा है, बाहर है तो भी सीख रहा है। हुँ, हुँ। हम तो मूवी से भी सीख लेते हैं, यदि मूवी पे मूवी देख रहे हैं तो वहाँ भी हम सीख लेते हैं कि यहाँ से क्या हम बच्चों को सिखा सकते हैं। कई बच्चों को सैकड़ों बच्चों को आपने एग्ज़ाम्स में पास कराया। कोई ऐसे बच्चे की याद यदि आप बताना चाहें, जो हमेशा आपको मन में आती हो कि ये हाँ, एक ऐसा बच्चा था कभी मेरी कोचिंग में? नहीं, ऐसे तो लगभग मुझे लगता है ग्रामीण परिवेश के सभी बच्चे हैं और सभी बच्चे ऐसे रहे हैं जिन लोगों से प्रेरणा मुझे मिलती है और उनने बहुत मेहनत की है। अभी लगभग मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बिना मेहनत के सिलेक्शन लिया हो। सभी ने किसी के साथ लक ने काम नहीं किया है। सभी मेहनत, अथक मेहनत, प्रयास के बाद ही उनको सफलता मिली और सभी बच्चे प्रेरित करते हैं। अब हर बार बच्चे एक प्रेरणा के साथ ही सिलेक्शन देते हैं। अभी आपके परिवार से भी 2 सिलेक्शंस हुए, उनके बारे में कुछ ज़िक्र करना? हाँ, मेरी सिस्टर है छोटी, रचना मीना।
वो भी 2017 से तैयारी में लगी थी। उसके 4 से 5 एग्ज़ाम ऐसे रहे जो बाउंड्री पर रहे। पटवारी में भी उसका 1 नंबर से रह गया। इसके बाद उसका जेल डिपार्टमेंट में वेटिंग रही और इसके बाद उसका अब आज एमपी पुलिस में भी हो गया, साथ में उसका वन विभाग में भी हो गया। दोनों सिलेक्शन एक साथ हुए उसको। तो मैं तो हमेशा समझाता रहता था कि चलो ठीक है, एक बार आप फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद आपके पास और मौके हैं। आपको एक बार सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। आज सफलता मिल गई, उसके लिए 4 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर 4 साल में हमें बहुत सारी सीख मिली और आज वो सफल है। कुछ युवाओं को टिप्स देना चाहें आखिर में? युवाओं के लिए यही है कि माता-पिता हमारे साथ जी, ये रखते हैं कि माता-पिता का हमारे प्रति ये होता है कि बच्चा कुछ अच्छा करे, हुँ, हुँ। गाँव के लिए कुछ अच्छा करे, देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा करे। सभी माता-पिता की यही होती है, मगर माता-पिता जो है आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, जी, फालतू ना घूमें और नशाबाजी से दूर रहें। बस यही चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ पूरन मीना जी, जो कि सैकड़ों युवाओं के भविष्य को सँवार रहे हैं। यदि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो आपके शिक्षा के सफ़र की शुरुआत आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कर सकते हैं। यदि किसी भी तरह के मन में सवाल हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब आप तक पहुँचा सकें। बातों के सफ़र के साथ आप यूँ ही जुड़े रहिए। हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।